Hello to all. Welcome to my platform GD Science classes. So today we are going to about your syllabus of class 12th in biology. So हम लोग यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो ये सिलेबस हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th का यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, जो कि थ्योरी पेपर होगा आपका, जो कि 70 मार्क्स का होता है। तो उस थ्योरी पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो क्या सिलेबस है आपका, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने 11th क्लास के अंदर अगर आपने ध्यान दिया है और अच्छे से पढ़ा है, तो आपने ये यूनिट्स कवर की होंगी आपके 11th क्लास के अंदर, ठीक है, जिसमें कि आपको 5 यूनिट कवर आपने की होंगी, ठीक है, क्लास 11th में, ठीक है। यानी पिछले सेशन में आपने जो है 5 यूनिट कवर किए हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी टोटली कह सकते हैं 5 यूनिट आपने कवर की हैं, ठीक है। यानी 11th और 12th में टोटली आपकी 10 यूनिट्स हैं, यानी 10 यूनिट्स आपको कवर करनी है। तो 10 यूनिट आप कैसे कवर करेंगे? आपने 5 यूनिट्स 11th में कवर की होंगी और 5 यूनिट अब हम कवर करेंगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं हमारे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के, तो उनके लिए खास ये सिलेबस है और ये एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, याद रखिए, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपने ये 5 यूनिट्स पढ़ी हैं क्लास 11th के अंदर, ठीक है, जो कि थ्योरी पेपर आपका बनता है 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है, ठीक। तो ये आपने 11th में कवर किया हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहां पर अब बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की, ठीक है, कि आपको क्लास 12th के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स कवर करनी है। तो जो आपको यूनिट्स कवर करनी है क्लास 12th के अंदर, तो मैं वो आपको बता दूं कि क्लास 12th के अंदर आपको जो यूनिट्स कवर करनी है वो आपकी 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। कितनी यूनिट्स है? 5 यूनिट्स आपको कवर करनी है, याद रखिए, ठीक है। तो उन 5 यूनिट्स को हम लोग कवर करते चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके क्लास 12th में शामिल किए गए हैं, कौन कौन सी यूनिट्स आपकी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 5 यूनिट्स आपने 11th में कवर कर ली और 5 यूनिट्स यानी जो है आपको वो आपको क्लास 12th के अंदर कवर करनी है, ठीक है। तो 5 वो हो गई, 6 नंबर की ये यूनिट है, 7 नंबर की ये है, 8 नंबर की ये है, 9 नंबर की ये है और 10 नंबर की ये है। यानी कुल मिलाकर 5 यूनिट आपको कवर करनी है क्लास 12th के अंदर, ठीक है। इसमें पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन से 16 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको कवर करने होते हैं, याद रखिए। 16 मार्क्स आपको मिलेगा वहां पर। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये जो आपकी यूनिट है, इससे 20 मार्क्स आपको कवर करने को मिलेगा, यहां से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको कवर करने को मिलेंगे। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, इससे आपको इस यूनिट से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, और इससे आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, ठीक है। यानी टोटली आपका जो थ्योरी पेपर है क्लास 12th बायोलॉजी का, जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं क्लास 12th में हैं वो, और इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या वो यूपी बोर्ड से हैं, क्योंकि दोनों जगह जो एनसीईआरटी सिलेबस अब चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि वहां पर सिलेबस सेम ही रहेगा। बस क्या है, वहां पर यूपी बोर्ड में हिंदी का फर्क रहता है और यहाँ पर टोटल इंग्लिश का फर्क रहता है, बस इतना फर्क है। तो यहाँ पर 70 मार्क्स आपके रहते हैं, याद रखिए, ठीक है, थ्योरी पेपर के अंदर। तो अब हम लोग इस यूनिट को डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, यानी जो आपको 5 यूनिट क्लास 12th के अंदर कवर करनी है, ठीक है, जो कि ये हम 2023 और 24 का सेशन थ्योरी पेपर आप लोग देख रहे हैं। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं आपके सिलेबस में है, याद रखिए। इस यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स शामिल किए गए। अभी तक क्या था कि कोविड की वजह से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए थे, जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए थे। तो उसी तरीके से अब क्या है कि अब जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें अब चेंजेस कर दिए गए। क्यों? क्योंकि अब कोविड रहा नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या है कि सिलेबस को उन्होंने फिर से
रिन्यू किया है, एक तरीके से कह सकते हैं, रिन्यूअल किया है कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इन यूनिट्स के आपको पढ़ने हैं, यानी जो ये जो 5 यूनिट्स हैं, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स। तो ये आपकी यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो भी हम लोग कवर करते चलेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको ये चैप्टर्स कवर करने हैं, कौन कौन से। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में, उसमें मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट्स हैं, दैट मीन स्टेमेंस एंड कार्पेल्स के बारे में, पॉलिनेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या है, ठीक है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है इसमें, याद रखिए। तो ये टॉपिक्स आपके हैं किसमें, पहले चैप्टर के अंदर। पहला चैप्टर जो है आपका वो हटा दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग वर्ल्ड्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कॉमनली जो रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है पहला नंबर का, वो हटा दिया गया है इस बार से, ठीक है, इस बार हटा दिया गया है, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। यहां पर आपको सेकंड चैप्टर डायरेक्ट पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसमें फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, टाइप्स, एजेंसीज एंड एग्जांपल्स, ठीक है, ब्रीडिंग डिवाइस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये टॉपिक्स हैं आपके। इसमें से डबल फर्टिलाइजेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है, और मेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो यहां पर पहला चैप्टर आपको हटा दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो पहला चैप्टर है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो चैप्टर सेकेंड ही आपको डायरेक्टली पढ़ना है, याद रखिए, ठीक है। तो ये तो पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दूसरा जो चैप्टर है दैट मीन चैप्टर नंबर 3, पहला तो हटा दिया गया, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसमें जो भी सिस्टम्स रहता है वो, जिसमें कि टेस्टिस की एनाटॉमी और ओवरी की एनाटॉमी हम लोग कवर करेंगे, और उसी के साथ साथ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आपको पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको एमसी के नाम से जानते हैं, ये पढ़ना है आपको। फर्टिलाइजेशन पढ़ना है आपको। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से लेकर जो है हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट से लेकर कह सकते हैं वहां तक की प्रोसेस पढ़नी है। इम्प्लांटेशन क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन क्या है, या और पार्चुरेशन क्या है, एंड लैक्टेशन क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर शामिल किए गए हैं, याद रखिए, ठीक है। तो ये आपको ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए जो आपका जो चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, हटा दिया गया। चौथा चैप्टर है आपका, इसमें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोग नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और उसी के साथ साथ बर्थ कंट्रोल, नीड एंड मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमिनोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजीज हैं बहुत सारी, जैसे कि आईवीएफ है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसे ही जीआईएफटी, ये सारी कुछ टेक्निक्स हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़नी है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, याद रखें, जो कि आपका चौथा चैप्टर है। एक्चुअल में देखें तो ये तीसरा चैप्टर है, क्योंकि पहला तो हटाया गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो ये पहली यूनिट आपकी है रिप्रोडक्शन, ठीक है,
पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन। वैसे तो ये 6 नंबर की है, अगर हम 11th के हिसाब से देखें, 11 12 दोनों हिसाब से देखें तो ये 6 नंबर की, क्योंकि 5 यूनिट जो है आपकी 11th के अंदर है और 5 यूनिट आपकी 12th के अंदर है। ठीक है, तो ये पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेकेंड यूनिट है, यानी जो 7वीं यूनिट का है, या आप सेकेंड कह दें, इसको सेकेंड कह देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है और एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसमें चैप्टर आपके हैं, चैप्टर देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पर इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल देखना है और वेरिएशन का प्रिंसिपल देखना है। ठीक है, जिसमें कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो मेंडल के नियमों को या रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसको आप डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म बोल सकते हैं, जिसमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड प्लियोट्रॉपी। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी या क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर इनहेरिटेंस के बेस पर आपको क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज करनी है। क्रोमोसोम एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, वर्ड्स, हनी बी। और उसके बाद फाइनली जो इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, और कॉमा लगा लिखा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। उसके बाद हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस एंड थैलेसेमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, जैसे कि इसमें जो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कि जो क्रोमोसोम की नंबर्स में जो होती है वो गड़बड़ी आती है कह सकते हैं, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, याद रखिए। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो इनहेरिटेंस का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है वो आपको पढ़ना है, जिसमें कि डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। मतलब ये सारी चीजें, डीएनए पैकेजिंग, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन, ये सब टॉपिक आपके शामिल किए गए हैं, किसके अंदर इंक्लूडेड है, जेनेटिक्स के अंदर, याद रखिए। ठीक है, और फाइनली एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन, जिसमें कि लैक ऑपरॉन जीनोम, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद चैप्टर आता है एवोल्यूशन, जो कि एवोल्यूशन में हम लोग ऑरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यहाँ पर हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है और क्या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, क्या इसके प्रमाण एविडेंसेस हैं कह सकते हैं, जो कि बायोलॉजिकली दिए गए हैं। ठीक है, तो और उसके बाद डार्विन जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें, वो पढ़ना है आपको, और इनकी जो थ्योरीज हैं अलग अलग टाइप की, वो यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो थ्योरीज दी थी, वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन, इनके एग्जांपल्स वगैरह सारे, और टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी, वेनबर्ग्स प्रिंसिपल्स, एडाप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये टॉपिक है जेनेटिक्स का। ठीक है, जो एवोल्यूशन का, यानी यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो यानी कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर तो 2 चैप्टर हैं, यहाँ पर जो 2 चैप्टर हैं आपके, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, और एक चैप्टर जो है वो एवोल्यूशन से रिलेटेड है, याद रखिए। ठीक है, तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट भी कवर कर ली हम लोगों ने। फिर अगली यूनिट देख लेते हैं, तीसरी यूनिट, यानी यूनिट नंबर 8 कह सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी यूनिट है आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मनुष्य का हेल्थ कैसा है और डिजीज, उसमें डिजीज कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी, जिसमें कि पैथोजेंस पढ़ने हैं आपको। पैथोजेंस बोले तो जो डिजीज कॉज करते हैं उनको आप पैथोजेंस कहेंगे। ठीक है, इसमें आपको पैरासाइट
कॉजिंग ह्यूमन डिजीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबाइसिस, रिंगवॉर्म एटसेट्रा। बहुत सारी डिजीज जो है यहाँ पर जो लिखी हुई है आपको सभी पढ़नी है, याद रखिए, ठीक है, कि इनकी पैथोजेनिसिटी कैसी होती है, कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये सारी चीजें, ठीक, और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं आप लोगों को, और जिसमें कि वैक्सीन्स, कैंसर, HIV, एड्स, एडोलेंसेस, ड्रग, एल्कोहल अब्यूज, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। फिर अगला जो चैप्टर है इसी यूनिट से रिलेटेड है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी ह्यूमन वेलफेयर में जो माइक्रोब्स है लाइक इस बैक्टीरिया, फंगस, इनका क्या रोल है ह्यूमन लाइफ में कह सकते हैं, वो आपको पढ़ना है, जिसमें कि माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर में एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड जुडिशियस, ठीक है। तो यहां पर ये टॉपिक्स आपके इस यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो उसके बाद अगला यूनिट हम लोग देख लेते हैं, यूनिट नंबर 4, यानी यूनिट नंबर 9 कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें आपको 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, एक तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि पूरी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम जो है किसी में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, या क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या एनिमल्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और इसमें टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करने हैं आपको, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है, जीन थेरेपी क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, बीटी क्रॉप्स क्या होती हैं, बैसिलस thuringiensis क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के थ्रू बनाई जाती हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स जैसे टॉपिक भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर के अंदर, याद रखिए। लास्ट यूनिट है आपकी, यानी 5th यूनिट, दैट मीन यूनिट नंबर 10, ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपको पहला जो चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन इंटरेक्ट कैसे कर रही है आपस में, ये पढ़ना है, जिसमें कि म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूडेड किए गए हैं, याद रखिए, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए इस यूनिट के अंदर जो एक और चैप्टर अभी है, 2 चैप्टर्स है, इकोसिस्टम पढ़ना है, जिसमें कि इकोसिस्टम के पैटर्न्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स में लाइक इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आपको पढ़ना है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है एंड डिकम्पोजिशन क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है, पिरामिड्स नंबर एंड बायोमास एनर्जी क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व करेंगे, बायोडायवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बायोडायवर्सिटी के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें कि पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस क्या है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कैसे हो रही है, लॉस कैसे हो रही है, बायोडायवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट्स क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ रेड डाटा बुक क्या है, सैक्रेड ग्रुप्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क्स क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसार साइट्स क्या है, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो टोटली हम कहें तो यहां पर आपको 5 यूनिट्स कवर करनी है बायोलॉजी के क्लास 12th में, ठीक है। जो यूनिट्स हैं 5 यूनिट्स कवर करनी है, और इनके अंदर हमने पर्टिकुलरली
जो टॉपिक्स है वो भी बता दिए, ठीक है। और आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो थ्योरी पेपर आपका 70 नंबर का आएगा, याद रखिए। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरीके से आपको हम सेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों।